दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र शरत वर्मा आपका आपके अपने चैनल शिवशक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पर्यावरण के क्वेश्चंस की सीरीज देख रहे थे और हम लोगों ने 4 वीडियोस इसके ऊपर देखा है और आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न उनमें मिले होंगे। और पिछला जो वीडियो अपना था पर्यावरण प्रदूषण से क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था और बहुत ही सरल प्रश्न थे पिछले बार के। लेकिन अब हम लोग थोड़े से हाई लेवल के प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कि पिछले पेपर्स में आए भी हुए हैं और आगे ऐसे ही प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। मैं आपके 2000 लगभग 1999 से वर्तमान तक के सारे प्रश्न जो प्रदूषण से आए हुए हैं, पर्यावरण प्रदूषण से, चाहे कितने भी बड़े पेपर में आए हुए हों, मतलब आईएएस है ना, पीएससी, यूपी पीसीएस, बीपी पीएससी, इन सब में आए हुए सभी प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। तो मेरे साथ चलिएगा दोस्तों, बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर आप लोग बन जाएंगे पढ़ते पढ़ते। और कम से कम मैं आपको पर्यावरण में आने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों से तो अवगत करा ही दूंगा इस सीरीज में। और पर्यावरण आपके सिलेबस में अक्सर अब डाला जा रहा है और वैसे भी साइंस के अंतर्गत तो रहता ही है, क्योंकि पर्यावरण बहुत ही आवश्यक सब्जेक्ट बन गया है हमारी दुनिया के लिए। और विश्व के सभी बड़े संगठन और सभी देश पर्यावरण के बारे में अपने नागरिकों को जागरूक करना चाहते हैं, इसीलिए पर्यावरण को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और आगे पर्यावरण का क्रेज बढ़ता ही जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग सभी प्रश्नों को मेरे साथ देखते रहिएगा इस सीरीज में और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलें दोस्तों, अपना आज का पहला प्रश्न है, देख लीजिए सबसे पहला प्रश्न, और मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में, देखिए क्या होता है, सर्विस स्टेशन पर क्या है, मोटर कारों का जांच होता है प्रदूषण का। तो उसमें लिखा है कि प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है। प्रदूषण जांच होती है उसमें निम्नलिखित में से किसकी पहचान की जाती है तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है। तो आप लोगों को ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। एक ऑप्शन आपका है सीसा तथा कार्बन कण, दूसरा आपका ऑप्शन है नाइट्रोजन तथा सल्फर की ऑक्साइड, तीसरा आपका है कार्बन ऑक्साइड, सॉरी दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड, और चौथा आपका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अक्सर बच्चों को लगता है, जो पढ़े लिखे नहीं होते, मतलब जो पर्यावरण के प्रश्नों को नहीं देखे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लगा देते हैं पेपर में। ठीक है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। चेकिंग किसकी की जाती है सर्विस स्टेशन पर? सीसा की, ठीक है, सीसा तथा कार्बन कण की। मतलब आपका जो पहला जो ऑप्शन है दोस्तों, पहला जो ऑप्शन है सीसा तथा कार्बन कण, ये सही है। और देखिए आपके कौन से पेपर में आए हुए हैं, एसएससी, ठीक है, सीपीओ में, ठीक है दोस्तों, 2002 में आया हुआ है। वैसे तो सिर्फ एक ही पेपर के बारे में लिखा हुआ है इसमें, लेकिन बहुत सारे पेपर्स में ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं, सीसा को ही लेड कहा जाता है। सीसा को ही क्या कहा जाता है? लेड। और बहुत जहरीला होता है ये। गन मेटल में इसका भारी मात्रा, मतलब इसकी प्रयोग में लाई जाती है। और गोली में जो सीसा ही सबसे अधिक मात्रा में होता है। जो बंदूक की गोली होती है ना, उसमें सीसा ही सबसे अधिक मात्रा में होती है। और इसीलिए जब शरीर में ये प्रवेश कर जाता है तो पूरे शरीर में विषाक्तता फैला देता है। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों दूसरा प्रश्न हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। और अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? ठीक है, अंटार्कटिका में, ठीक है दोस्तों, ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है?
तो अंटार्कटिका में आपको पता है सबसे बड़ा छेद वहीं पर हो गया है आपके ओजोन में, और बहुत ही खतरनाक है मानव समाज के लिए, क्योंकि जैसे कोरोना फैला है ना दोस्तों, वैसा ही त्वचा कैंसर फैल जाएगा अगर ओजोन परत में ज्यादा छेद हो गई तो कितनी बड़ी बात है। इसीलिए पर्यावरण पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है और आगे चलकर बहुत ज्यादा इसके प्रश्न आने वाले हैं पेपर्स में। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, डायरेक्ट आंसर बताता हूं। इसका सी जो आंसर है बिल्कुल सही है, सितंबर तथा अक्टूबर महीने में जो होता है, ठीक है दोस्तों, सितंबर तथा अक्टूबर माह में वहां पर जो है सर्वाधिक बड़ा छेद दिखाई देता है, या ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश उस माह में दिखाई देता है। कौन कौन से माह में? सितंबर तथा अक्टूबर। ठीक है दोस्तों, दूसरा का सी आंसर सही है। और देखिए अंदर से प्रश्न पूछ रहा है, आज तक तो इंसानों को इतना भी नहीं पता था कि अंटार्कटिका में जो है छेद हो गई है ओजोन परत में। सबसे बड़ी छेद कहां पर दिखाई देती है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। और अब तो देखिए उससे भी अंदर क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई किस महीने में ज्यादा विनाश दिखाई देता है। तो हो गया ना दोस्तों कठिन। अगर ऐसे प्रश्न अगर पूछ लिए जाएं पेपर में तो बहुत सारे बच्चे जो है फंस जाएंगे। अब देखिए दोस्तों तीसरा, देखिए ये तो अंटार्कटिका आपको पता होगा, जो अंटार्कटिका है वो दक्षिणी गोलार्ध में है पृथ्वी के। और अब ये पूछ रहा है तीसरा प्रश्न में कि उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, जहां पर क्या है उत्तरी गोलार्ध में, क्या है उत्तरी गोलार्ध में ही हमारा क्या पड़ता है? एशिया पड़ता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में ही यूरोप पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत के विनाश की स्थिति किस माह के बीच देखी जाती है? इधर भी विनाश दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूछ रहा है ये कि किस माह के बीच में देखी जाती है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अक्सर लोगों को लगेगा जून, और एक तो जून जो कि बहुत ज्यादा गर्मी होता है उसमें, मई जून में, तो अक्सर बच्चे मई जून लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। थोड़ा सा ठंड जब पड़ता है ना, मार्च अप्रैल में, उस समय जो है, तो याद रखिएगा मार्च अप्रैल में क्या देखी जाती है? विनाश की स्थिति देखी जाती है ओजोन परत में। इसका मतलब यही है कि उत्तरी गोलार्ध में भी थोड़ा बहुत विनाश देखा जाता है। तो बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। इसीलिए सारे सरकार, मतलब सभी देशों के सरकार इस पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये अगर फैला तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं दोस्तों चौथा प्रश्न, और मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? क्या पूछ रहा है ये? मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख या मुख्य प्रदूषक गैस है? तो देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन आपका दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो बताइए दोस्तों, अक्सर ऐसे प्रश्नों में बच्चे धोखा खा जाते हैं, उनको लगता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन सबसे जो मुख्य प्रदूषक है दोस्तों, जो मुख्य प्रदूषक है वो क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और आपका जो चौथा प्रश्न है उसका जो है विकल्प बी सही हो जाता है इस प्रकार से। और हम लोग अब देख लेते हैं दोस्तों पांचवा जो है प्रश्न है, अम्ल वर्षा होती है, जो है अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैंने पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि अम्ल वर्षा के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला चलाने से, लकड़ी से। अब सोचिए दोस्तों, ऐसे जब ऑप्शन आते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो बताइए दोस्तों कौन सा आंसर है? और ऑप्शन देखकर अक्सर जो स्टूडेंट्स जो हैं पहले बार जो पेपर लाते हैं उनको तो समझ में आता ही नहीं है, क्योंकि भाई उनको तो यही लगता है ना कि पेट्रोल से भी तो निकलता है बहुत सारे
जो प्रदूषक पदार्थ हैं कोयला जलाने से भी निकलता है। लेकिन मुख्य रूप से किससे? कारखानों से दोस्तों। कारखानों से मुख्य रूप से क्या निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है अम्ल वर्षा के लिए। और आगे का हम लोग प्रश्न देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको डिटेल से पर्यावरण पढ़ना है और किसी बुक के तलाश में हैं आप लोग, तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि कौन से बुक से आप लोगों को पढ़ना सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, मैं 2-3 अच्छे बुक के नाम बता दूंगा आपको, जिससे आप लोग एकदम डिटेल से पढ़ सकते हैं। लेकिन उसको पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है दोस्तों। अगर आप लोग प्रश्न देखे रहेंगे तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट जरूर आ सकता है पढ़ने के लिए कि कैसे टाइप के प्रश्न आते हैं, तो उसके आधार पर आप लोग पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन अचानक से आप लोग जब डिटेल पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा। फिर भी अगर किसी को इंटरेस्ट है डिटेल से पर्यावरण पढ़ने में, तो मुझसे 2-4 बुक के नाम पूछ सकते हैं कमेंट में, और मैं आपको बिल्कुल कमेंट में ही बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, और अब हम लोग देख लेते हैं 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे, तैरने के तालाब में, मतलब स्विमिंग पूल में। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है तैरने के तालाब में। तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। क्या ऐसा भी हो सकता होगा? जरूर हो जाता होगा, तभी तो प्रश्न बना है। और बाकायदा आपके देखिए स्पेशल क्लास रेलवे परीक्षा, ये क्या है, 2002 में आया हुआ है। ऊपर वाला आपका प्रश्न आया हुआ था यूपी बीपी पीएससी में 2005 में। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि लिखा हुआ है इसमें एक दो पेपर के बारे में ही लिखा हुआ है, लेकिन सभी प्रश्न जो है मैं बोलूँगा 2-3 पेपर में तो कम से कम आए ही होंगे। तो आगे चले दोस्तों, और आगे चलने से पहले अपन 6वां का प्रश्न देख लेते हैं, मतलब उत्तर देख लेते हैं। पहले तो आप लोगों ने ऑप्शन पढ़ लिया होगा, और रक्त किरण के कारण, क्लोरीन के कारण, उष्मा के कारण, परावैंगनिक किरण के कारण। तो अवरक्त किरण जल में कहाँ से आ जाएगा दोस्तों, है ना? सोचने वाली बात है। और जल को गर्म थोड़ी रखेंगे, जो तालाब है उसका, स्विमिंग पूल है, जो तैरने का जो तालाब है उसके जल को गर्म करके थोड़ी रखेंगे, जो क्या है मनुष्य की त्वचा जल जाएगी। और परावैंगनिक किरण थोड़ी निकलेगा दोस्तों वहां से, जो उसके कारण जल जाएगा। लेकिन दोस्तों वहां की जल को साफ रखने के लिए क्लोरीन की भारी मात्रा प्रयोग की जाती है। और कभी कभी अगर क्लोरीन ज्यादा मात्रा में हो जाए तो मनुष्य की त्वचा जो है जल सकती है। मनुष्य की त्वचा जल सकती है, और जल ही जाती है, तभी तो क्वेश्चन बना हुआ है कि तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। किसके कारण? क्लोरीन के कारण। तो आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों, 6वां का बी। और 7वां जो प्रश्न है लिखा हुआ है फुसफुस। ठीक है, फुसफुस, ये फेफड़ा को बोला जाता है दोस्तों हिंदी में। देखिए नाम कितना खतरनाक है, फेफड़ा डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन वो क्या लिखा है, फुसफुस। और इसके बीमारी के बारे में एक्चुअली पूछा हुआ है आपसे, जो है धूली मेहता से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत हैं। तो देखिए दोस्तों, पी लिखा हुआ है ना इसमें, लेकिन पी साइलेंट रहता है, और इसको बोलते हैं न्यूमोकोनियोसिस। और हिंदी में इसी बीमारी को क्या बोलते हैं? फुफ्फुस धूली मेहता। इस रोग से कौन से श्रमिक रोगग्रस्त हो जाते हैं? कहाँ कार्य करने वाले, पूछा हुआ है कहाँ कार्य करने वाले। और इसके भाषा में पढ़ें तो वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत हैं। कहाँ पर? कार्यरत हैं। और मैं आपको समझा कर बता रहा हूं दोस्तों प्रश्नों को, क्योंकि इसका जो वर्ड है कहीं ना कहीं परेशान करता है बच्चों को। और पहला ऑप्शन अपन देख लेते हैं, चर्म शोधनशालाओं में। ठीक है दोस्तों, चर्म शोधनशालाओं में। और मैं अगले ऑप्शन की तरफ आपको लेके चलता हूं। और सबसे ऊपर देखिए दोस्तों, कोयला, क्या लिखा है? कोयला खनन उद्योग में। ठीक है दोस्तों,
आपका तीसरा ऑप्शन है दोस्तों सी, मद्य निर्माणशालाओं में। और चौथा ऑप्शन आपका है दोस्तों सीसा उद्योग में। तो जो है फूस धूली मेहता से वे श्रमिक जो है रोगग्रस्त हो जाते हैं दोस्तों, जो कोयला खनन जो उद्योग है, ठीक है, में कार्यरत होते हैं। तो भी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, चले आगे। और आगे चलते हुए मैं आपको बता दूं, अगला जो प्रश्न है आईएएस में आया हुआ है 2002 में। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम लोग 1999 से लेकर अभी वर्तमान तक के प्रश्न पूरे सॉल्व करेंगे, पूरा कवर करेंगे, जो सभी पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित। और मैं जो पर्यावरण के अन्य जो शाखाएं हैं उनसे संबंधित भी इसी प्रकार के सीरीज आगे चलाने की सोच रहा हूं, ताकि आपके लिए पर्यावरण पूरी तरह सरल हो जाए। तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। और आपका जो है आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा? तो ये पूछ रहा है तो आपको शायद पता होगा दोस्तों, कार्बन टैक्स लगता है ज्यादा कार्बन उत्पादन करने पर। और ये जो है सबसे पहला जो है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, प्रतिकरण का मतलब वही है कि कम करने के लिए, या उस पर प्रति का मतलब क्या होता है, एंटी, मतलब उसका रोकथाम करने के लिए। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन के रोकथाम के लिए या उसको रोकने के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव सबसे पहले कौन से देश ने रखा? तो ऑस्ट्रेलिया से ऐसी उम्मीद है क्या दोस्तों, जर्मनी से, जापान से, और एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है न्यूजीलैंड। दिया हुआ है न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया तो एक महाद्वीप ही है दोस्तों, जैसे रूस है, रूस से ये बहुत छोटा है दोस्तों, जबकि पूरा महाद्वीप एक देश है लेकिन रूस से छोटा है। तो बड़ी रोचक बातें हैं। और जब भूगोल में हम लोग आएंगे तो बहुत सारी रोचक बातें करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर जापान लग सकता है कई लोगों को आंसर, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आंसर है आपका न्यूजीलैंड। बहुत ही अच्छा देश है दोस्तों, छोटा सा देश है लेकिन साफ सुथरा देश है, बढ़िया। और इसकी रैंकिंग हमेशा अच्छी रहती है। किसमें? करप्शन वाले में। करप्शन बहुत कम है यहाँ पर। जो भ्रष्टाचार सूचकांक आता है ना दोस्तों, उसमें पाया जाता है कि न्यूजीलैंड में बहुत कम भ्रष्टाचार है। तो आप लोग उससे याद रखिए कि भ्रष्टाचार कम है यहाँ पर। तो ऐसा देश ही तो पहले सोच सकता है ना कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को कम करना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों आगे अपने प्रश्न पर। 9वां प्रश्न, और भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण है तो बड़ा आसान प्रश्न है, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा जब तक पढ़ेंगे नहीं। देखिए, तेल का क्या है? फैल जाना। देखिए, पहला ऑप्शन है तेल का फैल जाना। दूसरा ऑप्शन है नगर पालिका द्वारा कूड़ा विसर्जन। ठीक है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका क्या है? नगर पालिका द्वारा कूड़ा विसर्जन। और तीसरा आपका है औद्योगिक बहिस्त्राव। चौथा आपका है वायु विलय। अब सोचिए दोस्तों, कहीं ना कहीं कठिन लगता है बच्चों को, क्योंकि ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं है। और कहीं ना कहीं तेल के फैल जाने से भी होना चाहिए प्रदूषण।
और भाई नगर पालिका अगर कूड़ा विसर्जन करेगी तो उससे भी प्रदूषण होना चाहिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है दोस्तों वो जो है औद्योगिक जो बहिस्त्राव होता है, जो उद्योग से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका जो है स्त्राव कर देना, उनको जो है समुद्र में, यही भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण है दोस्तों, प्रमुख कारण है। तो आगे चलें दोस्तों, और आज मैं आपको 20 प्रश्न बताने वाला हूं दोस्तों, और ये 20 प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। 10वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। फ्लाई एश, नाम तो सुना ही होगा, गजब का प्रदूषक है दोस्तों। इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आज प्रश्न देख लेते हैं। फ्लाई एश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से। किसके जलाने से, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, जलाने से। तो पहला ऑप्शन है आपका कोल। पत्थर के जो कोयले होते हैं ना दोस्तों, जो क्या होता है, जो खुदाई से निकलते हैं, जो खानों से खुदाई से जो निकलते हैं उसको बोलते हैं कोल। और चारकोल किसको बोलते हैं, लकड़ी से जो कोयला बनता है ना दोस्तों, जो लकड़ी को जलाने से जो कोयला बनता है उसको चारकोल बोलते हैं। तो ये बात भी आपको जानने को आज मिल गई। तो कोल किसको बोलते हैं, जो खुदाई से निकलता है खानों से, जिसको पत्थर के कोयले बोलते हैं, जिसको पत्थर के कोयले बोलते हैं। तो कोल को जलाने से होता है क्या, चारकोल को जलाने से होता है क्या, डीजल या मिट्टी तेल को जलाने से होता है क्या, या सीएनजी को जलाने से होता है क्या। तो फ्लाई एश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है। और जो फ्लाई एश जो प्रदूषक है दोस्तों, ठीक है, एक उत्पाद है, एक, देखिए आपको ये देखिए कैसा परेशान कर रहा है, एक प्रदूषक दहन उत्पाद है ऐसा लिख दिया है, जबकि क्या होता है लेकिन बहुत ही सरल है दोस्तों। मैं आपको बताता हूं, दहन करने से जो प्रदूषक उत्पाद निकलता है, फ्लाई एश जलाने से जो उत्पाद निकल रहा है, एक प्रदूषक उत्पाद फ्लाई एश, वो किसको जलाने से निकलता है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि पहला ऑप्शन इसका सही है, जो कोल है पत्थर के कोयले को जलाने से निकलता है फ्लाई एश। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 11वां प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है। तो ये प्रश्न मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और नाइट्रोजन तथा सल्फर की ऑक्साइड के उत्सर्जन से क्या होता है दोस्तों, अम्लीय वर्षा होता है। तो 11वां का ए ऑप्शन सही है। और 12वां देखते हैं दोस्तों, आप लोग 12वां देख रहे होंगे, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी। यकीन भी नहीं होता है दोस्तों, इतने अच्छे देश में अम्लीय वर्षा सबसे पहले यहीं पर हुआ है, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन क्या पता है दोस्तों, इसी देश में हुई है। और मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नॉर्वे भी एक अच्छा देश है, स्वीडन भी एक अच्छा देश है, इंग्लैंड को अच्छा नहीं मानेंगे हम लोग लेकिन इंग्लैंड भी अपने हिसाब से विकसित देश है। और डी है फ्रांस भी अपने हिसाब से विकसित देश है। तो सबसे पहले या सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा कहाँ हुई थी। और स्वीडन को माना जाता है दोस्तों बहुत अच्छा देश माना जाता है और बहुत साफ सुथरा देश माना जाता है, लेकिन सबसे पहले यहीं पर वर्षा हुई है दोस्तों, सबसे पहले यहीं पर हुई है अम्लीय वर्षा। तो कभी सोचा नहीं जा सकता है क्योंकि बड़ा अच्छा देश है, लेकिन यहीं पर सबसे पहले अम्लीय वर्षा हुई थी। और 13वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है। पढ़िए दोस्तों, ऑप्शन को पढ़िए। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कानपुर। जबरदस्त ऑप्शन दे दिए। दिल्ली भी कोई कम नहीं है प्रदूषण में, मुंबई भी कोई कम नहीं है, कानपुर की हालत तो सभी जानते हैं, कोलकाता को भी सभी जानते हैं। इंडस्ट्रीज की भरमार है दोस्तों कोलकाता में, और बहुत समय से इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगे हुए हैं।
इसीलिए इसको स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो 13वां का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? कोलकाता को कहते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अगर इसको एक बार भी पढ़े रहेंगे तो याद रहेगा, लेकिन पढ़े ही नहीं रहेंगे तो पेपर में हमारा नंबर मिस हो जाएगा, इसलिए पढ़ना जरूरी है। और 14वां जो है प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? अब सबसे पहले स्टोन कैंसर का मतलब समझ लेते हैं, या आपके प्रश्न में दोस्तों मार्बल कैंसर भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो स्टोन कैंसर या मार्बल कैंसर है किसके कारण होता है? जो है दोस्तों, जैसे कि मार्बल से बना हुआ है, आपको पता है ताजमहल, तो वो जो है उसका जो रंग है पीला पड़ता जा रहा है। किसके कारण? अम्ल वर्षा के कारण। और इसी के कारण वो जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसका विनाश होता जा रहा है, क्षय होता जा रहा है। तो इसीलिए दोस्तों माना जाता है कि ताजमहल को मार्बल कैंसर हो गया है। कितनी अच्छी बात है ना, मतलब रोचक बात है ना कि मार्बल कैंसर हो गया है ताजमहल को। तो ये किसके कारण होता है दोस्तों? अम्ल वर्षा के कारण। अब आप लोग समझ गए होंगे। जो 14 है अपना प्रश्न, 14 का आंसर है आपका अम्ल वर्षा, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आ जाइए दोस्तों, और आपको अगला जो प्रश्न है आपका 15वां प्रश्न, वो विश्व के धूम्र नगर के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। हम लोगों ने जो स्मोक सिटी है या धूम्र नगर भारत के बारे में देखा था, अब पूरे विश्व के बारे में पूछ रहा है कि पूरे विश्व में किसको जो है स्मोक सिटी या धूम्र नगर माना जाता है। स्मोक मतलब धूम्र या धुआं। ठीक है दोस्तों, धूम्र या धुआं। तो जो धूम्र नगर पूरे विश्व में किसको माना जाता है? तो प्रश्न पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। निम्नलिखित में कौन धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन आपको दिल्ली भी दिया हुआ है, शिकागो ऑप्शन में है आपके, लंदन ऑप्शन में है, और लैंझाऊ। तो लैंझाऊ देखिए नया नाम है, तो इसको ही लगा देंगे कई बच्चे। तो कई लोगों को लगेगा दिल्ली यार बहुत ज्यादा प्रदूषित है, तो वहीं पर लगा देंगे। लेकिन विश्व स्तर पर दोस्तों शिकागो को माना जाता है, शिकागो को माना जाता है। आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। और 1893 में आपको पता होगा कि शिकागो में सम्मेलन हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत जबरदस्त लेक्चर आपके अमेरिका में दिया था। शिकागो कहाँ की मतलब कहाँ का शहर है? शिकागो अमेरिका का शहर है दोस्तों। ठीक है, और 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने वहीं पर बहुत जबरदस्त लेक्चर दिया था, और अमेरिका वासियों को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। तो बहुत बड़े सम्मान की बात थी हमारे भारत के लिए उस समय, कि जो एक भारत का नागरिक है, जबकि उस समय भारत जो कि गुलाम था, और उस समय इतना जबरदस्त लेक्चर देना वहां पर बहुत बड़ी बात थी। और स्वामी विवेकानंद जैसे तेजस्वी महारथी व्यक्ति ही ऐसा कर सकते थे। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य किए हैं दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने, इसीलिए उनका नाम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और बहुत प्यार से लिया जाता है और बहुत सम्मान से लिया जाता है। और 16वां प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, डॉप्सन। गजब का प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल पक्का ये प्रश्न आगे पेपर्स में पूछा जाएगा। और डॉप्सन जो इकाई है का उपयोग या प्रयोग, ठीक है दोस्तों, उपयोग या प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? पृथ्वी की मोटाई मापने के लिए, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में, शोर के मापने में। तो शोर के मापने में जानबूझकर दिया गया दोस्तों, क्योंकि डेसिबल और डॉप्सन में अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं। और मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, जो ओजोन परत की मोटाई मापने में इसका जो है दोस्तों, इस इकाई का प्रयोग या उपयोग किया जाता
है। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओजोन परत की मोटाई मापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। और मैं आपको बहुत आराम से समझा कर बताता हूं दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन पढ़ाई अच्छी करेंगे हम लोग। आ जाइए दोस्तों, देख लेते हैं 17वां प्रश्न। और जुगाली, जिसको पगुराना बोलते हैं हिंदी में, और जुगाली भी बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं कड। तो च्युइंग से ही बना है दोस्तों च्युइंगम। और जैसे कि मानव लोग जो मनुष्य है वो च्युइंगम चबाते हैं ना दोस्तों, वैसे ही जो पशु होते हैं, जुगाली करने वाले पशु, वो लोग अपने भोजन को चबाते रहते हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा। तो वही बात पूछ रहा है कि जुगाली करने वाले पशुओं में, ठीक है दोस्तों, या पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है निस्सरण। आप समझिए बात को दोस्तों, निस्सरण। निस्सरण का मतलब है प्रसार होना। ठीक है, प्रसार होना आपको शब्द में फंसाने के लिए ही दिया हुआ है, और मैं आपको समझाने के लिए ही बैठा हूं। तो ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, जिस ग्रीन हाउस गैस का प्रसार होता है जुगाली करने वाले पशुओं से, वह है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मीथेन। ठीक है दोस्तों, क्या है? मीथेन। इसी को मार्स गैस भी बोलते हैं। और मैंने बताया था किस किस स्रोत से प्राप्त होता है मीथेन, और मीथेन का सूत्र भी मैंने आपको बता चुका है पिछले वीडियोस में। तो बिल्कुल, जिन्होंने पिछले वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं दोस्तों, पक्का देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण हैं। और 18वां जो प्रश्न है दोस्तों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको मैं पढ़कर सुना देता हूं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के अनुसार एक भूरे रंग की धुंध अथवा एशियाई भूरे रंग का बादल जो एशिया के 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकाश पर आच्छादित है, मतलब फैला हुआ है, तबाही मचा सकता है। वर्षा के रूप में दोस्तों, अनाज उत्पादन में, मानवीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या उपर्युक्त तीनों में। तो मैं आपको आंसर बता दूं दोस्तों, उपर्युक्त तीनों में। मतलब ये जो है वर्षा के रूप में भी तबाही मचा सकता है, अनाज उत्पादन में भी, मानवीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी। तो देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। तो ऐसा प्रश्न आपसे पक्का पूछा जा सकता है दोस्तों। और लंबा प्रश्न देख के आप लोग घबराइएगा मत, पढ़ लीजिएगा एक बार, और पक्का आपसे सॉल्व हो जाएगा अगर आप लोग सारे प्रश्न मेरे इस क्वेश्चन सीरीज के देखेंगे। सभी वीडियोस जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, जिससे हमको कुछ मिल रहा है दोस्तों, कुछ लाभ मिल रहा है, कुछ भी कोई भी नया प्रश्न मिल रहा है, उस वीडियो को जरूर लाइक करना चाहिए। और मैं खुद भी लाइक करता हूं। और जिसको देखिए दोस्तों, अगर हम लोग दूसरों के मेहनत को सम्मान देंगे, तब तो हमारे मेहनत को कभी सम्मान मिलेगा। तो इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और हम लोग देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न, 19वां। और 19वां प्रश्न भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। पूछा है कि असुमेलित जोड़े को पहचान कर इंगित कीजिए। और पहला देखिए दोस्तों, इटाई रोग कैडमियम प्रदूषण से होता है क्या दोस्तों? हाँ, होता है। तो ये सुमेलित है। असुमेलित ढूंढना है हमको। मिनीमाता रोग पारा प्रदूषण से होता है। हाँ, होता है। देखिए दोस्तों, नौकनी रोग, ऐसा रोग तो कभी सुना नहीं। सीसा प्रदूषण लिखा हुआ है। अच्छा, आगे के देखते हैं। और आगे लिखा हुआ है ब्लू बेबी रोग नाइट्रेट प्रदूषण से। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। जो ब्लू बेबी रोग है वो नाइट्रेट प्रदूषण से होता है। तो जो ये सी वाला है, ये आपका गलत प्रश्न है, मतलब सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, सुमेलित नहीं है, मतलब असुमेलित जोड़ा है। और इसी को तो हमको पहचान करना था, और पहचान कर हम लोग सी टिक कर देंगे। और आज का अपना लास्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं दोस्तों।
मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। और मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं दोस्तों, ह्यूमेलिन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ह्यूमेलिन। और ह्यूमन शब्द से बना हुआ शब्द है, तो आपको याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक। तो आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों, यही मेरी आशा है। और जाते जाते एक बार फिर से बोल देता हूं दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा। और नए बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि समय पर उनको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हमारे वीडियोस को सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम पर, जिससे हमारा चैनल और विकास करे और हम लोग और मोटिवेट होकर आपके लिए और भी अच्छा कार्य करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।